you very much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विजान कुमार मिश्रा जी। आपने बहुत ही किफायती जानकारी हम लोगों को दी और किफायती घर की कल्पना जो हर आदमी करता है उसके विषय में बताया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सौरभ शर्मा जी को, जो सीईओ ऑक्सबिल इंफ्राटेक के सीईओ और हैं ऑक्सबिल इंफ्राटेक के, और हमारे आज के कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइजर भी हैं। श्री सौरभ शर्मा जी। नमस्कार, जय हिंद। मैं सौरभ शर्मा, ऑक्सबिल इंफ्राटेक का फाउंडर एंड सीईओ। आप सबको धन्यवाद देता हूं और उदय जी और पूरी टीम को आज़ादी की अमृत गाथा 74th अमृत गाथा की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा बेसिकली हम लोगों ने रियल एस्टेट में 2014 में ऑक्सबिल इंफ्राटेक का निर्माण किया और दिल्ली एनसीआर में आज हम अफोर्डेबल हाउस हर नागरिक के लिए लेके आए हैं, जिसका बजट अफोर्डेबल से लेके एक प्राइम वैल्यू तक के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर में है। द पर्पस of established in Oxbill, basically I started my career with Bultas into 1997. 16 years I worked for corporate. 16 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि आज हमें कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए और समाज के करने के लिए रियल एस्टेट, जो आज की डेट में गवर्नमेंट भी इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स लाई हैं जो आम नागरिक को पता ही नहीं है कि ये स्कीम्स उनके लिए हैं। और इसमें बेसिकली एक सबसे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो आम नागरिक के लिए इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ने की, उसको हमने बहुत प्रमोट किया और हमने बजटेड होम दिल्ली एनसीआर, लखनऊ और बॉम्बे में हम लेके आए। हमारे अभी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो गाजियाबाद में हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं और लखनऊ में हैं। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग हमारे पास ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में है। और बेसिकली ये स्कीम्स जो हमारा पर्पस था एक कॉर्पोरेट से रियल एस्टेट में आने का मेरा, क्योंकि 16 साल हम सप्लाई चेन हेड रहा मैंने वर्क किया विद वोल्टास, एचसीएल और एचपी कंपनी में। अब हम पिछले 8 साल से सक्सेसफुल रियल एस्टेट को मूव ऑन कर रहे हैं। और सबसे बेसिक आज की डेट में देश की जो तरक्की के लिए मैं समझता हूँ इंफ्रा सबसे अच्छा होना चाहिए। जिस देश का इंफ्रा अच्छा है उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नितिन गडकरी जी, प्रधानमंत्री, ये इनका फोकस है कि हम इस देश का सबसे अच्छा इंफ्रा करें। जितना अच्छा इंफ्रा होगा उतना ही देश को आगे ले जाने में एमएनसीज कंपनी और अदर कंट्रीज हमारे पास बिजनेस लाने में फोकस्ड होंगी। उसके लिए अभी हम देखें ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर इस समय हॉट केक है सारी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड और इंफ्रा इतना अच्छा है एनसीआर का कि हर कैटेगरी का हमारे पास हाउसिंग है एनसीआर के अंदर। और आज की डेट में अगर हम बात करें, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ग्रेटर नोएडा में रॉयल पैराडाइज के नाम से हमारी टाउनशिप है। ये हमने 50 एकड़ प्लस की टाउनशिप डेवलप की है। ये फुल्ली डेवलप्ड टाउनशिप है। इसमें हमने अफोर्डेबल हाउसिंग लाए, प्लॉट्स लाए, जिसमें हमने कस्टमर्स के लिए नियर अबाउट द बजट स्टार्ट फ्रॉम 10 lakhs टू अप टू 20 lakhs। इसमें हमारे पास करीबन 800 प्लस कस्टमर्स हैं जो बजटेड होम हमसे ले चुके हैं और वेल एस्टेब्लिश डेवलप हम उसे कर चुके हैं। द पर्पस आज मुझे इस मीटिंग में मुझे इनवाइट करने का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उदय जी का, कि मुझे आज इस मीटिंग में मुझे इनवाइट किया गया और मुझे ये गाइड करने के लिए लोगों को बताया गया कि मुझे गाइड मेरा ये अवसर मिला कि मैं कैसे लोगों को बता पाऊँ कि ये अफोर्डेबल स्कीम और हाउसिंग किसी भी कंट्री के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आज अगर हम बात करें एनसीआर में जो डेवलपमेंट है, हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो रोल रहा, अगर 800 फैमिलीज हमने इसमें बसाई हैं तो हम 800 के साथ में हम जो आज लोगों को घर दे पाए हैं, वो एक खुशी होती है कि हम एक अफोर्डेबल जो हमारे सरकार की योजना है हम उसको अमल कर पाए और लोगों को उसका बेनिफिट दे पाए। इसके लिए हमने कस्टमर्स को प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडीज भी लोगों को प्रोवाइड कराई, जो सब्सिडीज लोगों को नहीं पता होती
कि हम घर खरीदने पे हमें कुछ सब्सिडी भी मिलती है, उसमें हमने काफ़ी लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड कराई। गवर्नमेंट्स के काफ़ी स्कीम्स के तहत उनको लोन कराया गया, उसमें लोन में उनको काफ़ी बेनिफिट्स हुए। ये हमने अपना रोल समाज के लिए किया। आज हम आगे क्या करने जा रहे हैं, जो रियल एस्टेट का सिनेरियो है, रियल एस्टेट में आज की डेट में लोगों का विश्वास नहीं है कि लोग बिल्डर्स को, जैसे सर ने भी कहा कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे लोग ज़्यादा फोकस होते हैं। ये सच है कि बिल्डर्स लॉबी एक इतनी बदनाम लॉबी हो गई है कि लोगों को लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी करें। बट अगर मैं अपनी बात करूं, यहाँ पे जितने लोगों से जुड़ा हूं, मैं तो सबको अच्छा ही कहता हूं। कभी कभार हालात भी लोगों को टफ हो जाते हैं, मगर अब जो गवर्नमेंट्स की स्कीम है वो सबके बेनिफिट्स में है। नॉट इवन द कस्टमर, डेवलपर्स, बैंकर्स, सबके बेनिफिट्स में आज की डेट में स्कीम है। और सब की जो पॉकेट है आज की डेट में भी अर्निंग वो काफ़ी अच्छी हो गई है। बैंकिंग लोन इजली अवेलेबल हैं, लो ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल हैं। और आज की डेट में हाउसिंग रेडी टू मूव कमर्शियल्स वेरी इफेक्टिव कॉस्ट पे अवेलेबल हैं, कि जिससे कि क्या है, किसी को बिजनेस करना है तो बहुत अलग अलग कॉस्ट पे हर आइटम अवेलेबल है। एनसीआर उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से एनसीआर में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में डेवलपमेंट हो रहा है, बोडाकीस को एक डीएमआईसी को ये डेवलप कर रहे हैं, दादरी के पास एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं गवर्नमेंट को। अगर आपको अवेयर हूँ तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक जो गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो अब इज गोइंग टू डिलीवर इन 2023। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके आ रहे हैं। ये सब फैसिलिटीज अट्रैक्ट करने के लिए हैं। हमें फैसिलिटीज के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ऑल्सो ये स्कीम्स निकाली गई हैं, जिसमें जितना इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर लाने का कारण ये है कि ये जापान के साथ कोलैबोरेशन में इंडिया का ये प्रोजेक्ट है। इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए SEZ प्लस FTWZ जोन बना रहे हैं, जिसमें लोग आके मैन्युफैक्चरिंग करें। इंडिया में जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आएगा उतना ही जॉब का अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैन पावर का यूटिलाइजेशन इंडियन मैन पावर का ही यूटिलाइजेशन होगा। जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही देश का ग्रोथ होगा। जो गवर्नमेंट का फोकस है, जो ग्रोथ आती है देश की, और ये जैसे हम सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, नेक्स्ट 20 ईयर्स में वी आर द सुपर पावर्स, एंड आई थिंक सो, क्योंकि मैं तो अभी नियर अबाउट 45 हूँ, और मैंने ये नोटिस किया है, और मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट से आई स्टार्टेड रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट सबसे बदनाम फील्ड था जो कॉर्पोरेट वालों के लिए अगर कोई आता है, बट आई नेवर फील कि ये कोई खराब फील्ड है। इट्स वेरी गुड फील्ड। यहाँ बहुत सारे स्कोप हैं। यहाँ पे आपको ट्रस्ट करिए, अच्छा बिल्डर चूज करिए, उसका बैकग्राउंड चेक करिए, आप उसको कॉस्ट देखिए। कि मैं आपको यही गाइड करूंगा कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर्स बाइंग करने जाता है, एंड सराउंडिंग अगर एक कॉस्ट एवरेज है तो मैं समझता हूँ उसी कॉस्ट में उसी कस्टमर को बाइंग करना चाहिए। अगर कोई नीचे मिल रहा है तो दैट मीन्स समवेयर इज गैप। वो लोगों को बहुत ज्यादा, जो मैंने नोटिस किया है, नियर अबाउट इफ आई एम सेलिंग ए हाउस इन 20 lakhs and somebody is selling in 15 or 12 lakhs surrounding to me, so there is something gap. The land is disputed or they are compromising with the construction quality. ये बहुत फोकस्ड होना चाहिए एंड कस्टमर्स को कि इतना गैप क्यों है। आज टुडे इज द मार्जिन इन रियल एस्टेट नियर अबाउट 10%. इट्स नॉट लाइक दैट कि we are earning more than 50% or 80%. The average is same, profit is same. So we have to believe कि हमें क्या ले रहे हैं। अच्छा बिल्डर आप चूज करिए। अच्छा, इट्स नॉट लाइक दैट कि बड़ा बिल्डर ही अच्छा होता है। अगर सराउंडिंग बात करें, अम्रपाली, सुपरटेक एंड JP, they are the big brands, but they are bankrupt now. So it's not like that कि हमें बिलीव करना चाहिए बड़ा ब्रांड ही पे बिलीव करिए, छोटे ब्रांड पे भी बिलीव करिए, मगर आप उसकी एक कॉस्ट कैलकुलेट करिए। आज की डेट में एवरीबडी इज एजुकेटेड, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। आप सराउंडिंग सर्वे करिए प्रॉपर्टीज के कि क्या रेट हैं, उसी रेट पे आप अपनी प्रॉपर्टीज को बाइंग करें। दिस इज द मेजर गैप विच आई फाउंड कि कस्टमर्स ये कैलकुलेट नहीं कर पाता, और उसके चक्कर में बड़े बिल्डर्स या छोटे बिल्डर्स में फंस जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट फंसता है और वो काफी पैनिक होता है उसमें। तो एक ये है, और हमारा जो रोल है फ्यूचर प्लानिंग है। हम फ्यूचर प्लानिंग में हमारा टारगेट है कि हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में 500 प्लस अफोर्डेबल हाउस एटलीस्ट फॉर कस्टमर्स के लिए बनाएं।
वो एनसीआर में बनाएं, और बी टाउन्स में भी हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बी टाउन्स में भी आज की डेट में इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट हो रही हैं। जितना अच्छी रहने की आपको साधन होगा, उतना ही आपको काम करना भी अच्छा होगा, कम्युनिकेट करना आसान होगा, और एज वेल एज जो वेल डेवलप्ड सिटीज होंगे वहाँ एमएनसीज कंपनियां भी अट्रैक्ट होंगी। तो ये एक हमारा फोकस है कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स में मिनिमम 500 प्लस हाउसेस फॉर अफोर्डेबल हाउस बनाएं। तो और रियल एस्टेट का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। रियल एस्टेट पूरे वर्ल्ड, हम समझते हैं पूरे वर्ल्ड, इंडिया स्पेशली इंडिया का अगर बात करें तो रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जिससे हर इंडस्ट्रीज इफेक्ट होती हैं। इफ इट इज ग्रोइंग एंड द रियल एस्टेट इज ग्रोइंग, एवरी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। एफएमसीजी आज की डेट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इट डिपेंड्स 70% इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट इज अप, और मैं समझता हूँ फ्यूचर रियल एस्टेट का काफी अच्छा है, क्योंकि अभी बैंक ने इंटरेस्ट रेट काफी कम कर रखे हैं, अभी रिवाइज रेपो किया है, और स्कीम्स काफी अच्छी अच्छी दी हैं गवर्नमेंट्स ने। यू हैव टू सर्वे, यू जस्ट चेक क्या क्या बैंक से, आप बैंक से कंसल्ट कीजिए, बिल्डर से कंसल्ट कीजिए कि क्या फैसिलिटीज आपको एज ए एंड कस्टमर आपको बैंक्स और बिल्डर्स प्रोवाइड कर रहा है। दे विल गाइड यू डेफिनेटली, और दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, and bank will also help you in and today's the media, you can get check online, everything is available online, so you just first guide yourself, then you start investment in, if you want to in real estate. I think so कि real estate एक बहुत अच्छा फील्ड है, और ये आज की डेट में बहुत एजुकेटेड लोग इस फील्ड में हैं। myself if I am saying कि I am 16 years, I have also seen कि जो इंडस्ट्री में आज की डेट में लोग हैं, सराउंडिंग सारे all are educated. It's not like that कि the earlier one the culture was in real estate was very bad now, but they are totally corporate. They are very good in guiding to others. The staff are very educated. So this is a very good field. So इसमें हमारा ऑक्सबिल्ट इंफ्राटेक का यही रोल रहेगा कि हम सब आप लोगों को एक अफोर्डेबल होम एंड कस्टमर्स को दें, और आपके साथ जुड़े रहें। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि उदय जी ने आज मुझे इनवाइट किया, और सारी टीम को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आपको इस 74th अमृत गाथा का मैं को ऑर्गेनाइजर बना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सौरभ जी, अभी आपने जिक्र किया सब्सिडी के बारे में, हमें इस बात की थोड़ा जानकारी दें कि सब्सिडी सभी के लिए है या स्पेसिफिक किसी सब्सिडी कैटेगरी या किसी? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि अफोर्डेबल के साथ ही है। सब्सिडीज अलग अलग स्केल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। 2.67 लाख तक मैक्सिमम सब्सिडी है जो कस्टमर अवेल कर सकते हैं। अलग अलग स्लैब्स हैं हाउसिंग के। आपका कोई स्लैब, अगर इफ यू आर बाइंग ए हाउस एंड आपका उस टाउन में कोई, आपका स्टेट में कोई भी हाउस नहीं है, तो यू आर एलिजिबल फॉर सब्सिडी। इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आप किस बाइंग कैटेगरी का अफोर्डेबल, अगर आप लेस देन 20 लाख अप टू 20 इयर्स का आप बाइंग कर रहे हैं तो उसमें आप सब्सिडी के लिए 2. फुल सब्सिडी के एप्लीकेबल हैं। 30 लाख तक ले रहे हैं, अलग सब्सिडी है। तो इस पे सब्सिडी स्केल्स बनाए हैं। इट्स नॉट और सब्सिडीज फॉर ऑल। पहले ये कैटेगरी थी कि सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग में ही ये स्कीम्स दी गई थी, बट प्रधानमंत्री जी ने इसको रिवाइज किया था। इन सब्सिडी सबके लिए ऑर्गेनाइज की थी कि सबको सब अवेल कर सकते हैं, बट डिफरेंट स्केल्स हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि 2.67 लाख हर एक को मिलेगा। सौरभ जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत सुंदर जानकारी। ललित मैनी जी बहुत अच्छा मॉडरेट कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है प्रतिभागियों के मन में भी कोई सवाल होगा जी, तो 2 सवाल ले सकते हैं, क्योंकि सौरभ जी का काफी अनुभव रहा है और आज के को-ऑर्गेनाइजर हैं। तो 2 सवाल जो प्रतिभागी हैं वो सौरभ जी से पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर मॉडरेटर आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। यस सर। कैन आई कम? प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा। थैंक यू। यस सर। सौरभ जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट को छोड़कर एंटरप्रेन्योर बने और हाउसिंग पे आए। मेरा केवल एक ही जो मतलब सोच है कि कई मानक है घर का, जैसे टू मेक श्योर दैट देयर इज अ क्वालिटी स्टैंडर्ड। BIS ने बनाया है,
कई लोग बनाए हैं, स्टैंडर्ड है, तो आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि ये घर उस क्वालिटी के मुताबिक है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि प्राइसिंग में फर्क होता है, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब कंपटीशन आता है मार्केट में तो प्राइसिंग में एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होगा ही, लेकिन प्राइसिंग के साथ साथ मतलब कंपटीशन में कोई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी एंड सेफ्टी में नहीं होनी चाहिए। सर yes, I give you answer this. Sir, if you talk about कि हमें pricing में different होगा, it's depend on the brand, but it's not like that कि the difference more than 40% or more than 30%. First, we have to observe maximum the difference in pricing 10 to 20% max. It's if very high brand like Godrej ATS is something launching near to us, we have the price of 3,000 square feet, they can have the 4,000 something. But it's not like that they make it 6,000. It's not like that. And if we talk about the construction quality, the standard construction cost comes near about 1,200 rupees square feet. That easily can calculate. You can easily calculate if you are buying a house of 10,000 square feet. So if builder is using the best quality, the maximum cost comes 1,200 to 1,300. The average, if very average construction, but is a good quality, it's not like that. The very average, the construction cost come near about 1,000 rupees a square feet. So you can easily calculate if you are buying a 1,000 square feet area, the cost comes, the construction cost comes near about 10 lakhs. And the land cost is more or less same near to if surrounding, if I am buying surrounding adjacent to some other property, because land cost may be same. If somebody is buying very old property, that is different, but the all authority is providing right now to other builders, the cost is more or less same. So the difference is with only the brands, and the quality difference is in construction maximum 10 to 15%. It's not like that the difference of cost comes more than 40%. If the cost is coming more than 40%, you can easily ask. If the building is high rise, you can easily ask the reports of constructions we submit to the authorities. When we do the construction, we submit all the reports to the authority. You can ask to builder, if you are using this material, can you show us the certificate? That you can ask. But normally the big brands not do such kind of thing. The small brands do nothing sometimes, but the authority is so tight right now because they do the physical test and everything, hammer test in the building. So it's very rare that you will find the bad quality of the construction. So this you can easily check. No, my short point was whatever you said. Yes. आम आदमी तक इसको कैसे आप लोग अवेयर करेंगे और कैसे आप लोगों को करना चाहिए, ये हमको नहीं समझ में आता है कि ये क्यों नहीं होता है। दिस काइंड आपने विज्ञापन देते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर, और उस पैसे को नहीं खर्चा करके आप क्यों नहीं उस पैसे को खर्चा करते हैं आम लोगों तक शिक्षा देने का, कि उनको कम से कम पैसे में अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे प्राप्त हो सकता है। इसमें क्यों नहीं आप लोग अभियान छोड़ते हैं? नहीं सर, इसमें हम कर रहे हैं। बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द ऑक्सबिल्ड, आप हमारे पास कोई भी ऐसा वो नहीं दिखेंगे कि वी आर डूइंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस इन मार्केटिंग, बिकॉज इफ योर प्रोडक्ट इज गुड you can easily sell. It's not like that you have to spend more in marketing and you need a big brand ambassador. It's not like that. So we sold in 8 years when where is the real estate market was very tough. We had seen the demonetization, we had seen the 2 COVID this waves, but still we are surviving and we are in good shape. It's not like that we had suffered a lot. हाँ, यस अप डाउन्स थोड़े आए, मगर हम आज सर्वाइवल 8 years में रियल एस्टेट में कॉर्पोरेट से आया, और आई एम वेरी सक्सेसफुल इन रियल एस्टेट बिकॉज वट एवर वी हैड कमिटेड टू द कस्टमर्स we delivered that. That's why we have the brands and we have the market value in to the customers. So that is the main thing. So very good. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Thank you. धन्यवाद सौरभ शर्मा जी।
थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी और किफायती आवास योजना के बारे में जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री डायरेक्टर रंजीत मेहता जी को, जो हमारे पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रंजीत मेहता जी। जी उदय जी, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले नमस्कार प्रोफेसर बेजान मिश्रा जी को, जो कि यहाँ पे हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे उदय जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया इस प्रोग्राम में। इट्स वेरी नाइस टू बी हियर, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हाउसिंग का बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी के लिए और हर इंसान के लिए। आज जो है, अगर आप इंडिया को देखें, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 75 साल आज़ादी के 2022 में। और पिछले 8 साल में मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ हाउसिंग सेक्टर के लिए स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया है। सबसे पहले ये जो 25 जून 2015 को एक हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 ये स्कीम लॉन्च करी थी, जिसमें उस टाइम ये एस्टिमेट किया गया कि इंडिया में करीब 1,80,00,000 घरों की शॉर्टेज है। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने सोचा अर्बन हाउसिंग में, स्पेशली अर्बन हाउसिंग के लिए 1,80,00,000 घरों की शॉर्टेज है। तो गवर्नमेंट ने हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 लॉन्च किया, जिसमें कि हर शहर में रहने वाले आदमी के पास घर हो, एक पक्का घर हो। EWS हाउसिंग स्कीम भी उसमें इंक्लूडेड है। तो अभी जो मैं फिगर्स देख रहा था पार्लियामेंट में, जो गवर्नमेंट ने जवाब दिया, उसमें करीब 60 लाख घर बन चुके हैं और 1.5 करोड़ घरों का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, वो सैंक्शन हो चुके हैं। मैं समझता हूं जिस तरीके से ये गवर्नमेंट हाउसिंग के लिए काम कर रही है, ये बहुत ही एक इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, हर इंसान के लिए अच्छा है। क्योंकि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने सोचा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हर इंसान को घर नहीं मिला तो मिलना चाहिए। तो इस दिशा में एक कदम उठाया गया। अगर हाउसिंग सेक्टर को देखें, जब भी वर्ल्ड में इकोनॉमी ने अच्छा किया है, इंडियन इकोनॉमी ने अच्छा किया है, तब हाउसिंग सेक्टर ग्रोथ आई है, तभी जो है इकोनॉमी अच्छा करती। अगर हाउसिंग सेक्टर को देखें, ये सिर्फ हाउसिंग सेक्टर नहीं है, हाउसिंग सेक्टर जब अच्छा करता है 265 एंसिलरी इंडस्ट्रीज इसके साथ ग्रो करती हैं। ये हाउसिंग सेक्टर सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ओवरऑल एक 265 इंडस्ट्रीज में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एज पर एस्टिमेशन by 2030, as per a McKinsey report, इंडिया की 40% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में आएगी। 40%, that means the urbanization is taking place with a rapid speed in India. So therefore housing की जो आज की अगर एस्टिमेशन देखें तो करीब 40 मिलियन हाउसेस की जरूरत है by 2030 हमारे देश में, जिसमें कि मैक्सिमम हाउसेज जो है मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में इनकी जरूरत पड़ेगी। और इसमें जो एक पॉलिसी डायरेक्शन हाउसिंग सेक्टर में गवर्नमेंट ने दिया, मैं समझता हूं जो सबसे पहला कदम गवर्नमेंट ने उठाया वो था रेरा। क्योंकि अगर आप रेरा को आने से पहले 2016 से पहले जो देखें तो उसमें हाउसिंग सेक्टर में लोगों का विश्वास हट गया था। रियल एस्टेट सेक्टर में कई लोगों के पैसे फंस गए, लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी। हमारे बेजान मिश्रा जी हैं, वो जानते हैं इस बात को, उन्होंने कई फोरम्स में इसको उठाया भी है, लेकिन लोगों को घर नहीं मिला। आई थिंक रेरा आने के बाद एक बहुत ही एक अच्छा कदम था गवर्नमेंट का, एक बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो एक्ट है वो रेरा आया, जिससे आज एटलीस्ट हाउसिंग सेक्टर में जो पिछले हुआ था उसको छोड़ के जो अब जो है हाउसिंग सेक्टर में लोगों का फिर से विश्वास बना है, लोग घर खरीद रहे हैं। एटलीस्ट
उसमें ये है कि अगर कोई उसमें प्रॉब्लम है तो लोग उसमें रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज पहले ये होता था जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं वो सारे खत्म हो चुके। हाउसिंग सेक्टर एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। जो दूसरा एक कदम उठाया गवर्नमेंट ने कि बेनामी एक्ट 2016, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और तीसरा जो अफोर्डेबल हाउसिंग पर खास तौर पर गवर्नमेंट ने फोकस किया वो था कि हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने से क्या है, एक तो करीब $1 बिलियन आप एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के थ्रू ले सकते हैं, जो कि कम रेट में आप ले सकते हैं। और जो हाउसिंग सेक्टर के लिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो उसमें आपको कम रेट में, आपको कम इंटरेस्ट रेट में मकान में आप कम इंटरेस्ट रेट में उसको लोन आपको मिल सकता है। इसमें जो 3-4 मैं स्कीम की बात करूंगा, एक तो गवर्नमेंट ने बिल्डर्स के लिए बनाई है अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप AHP, जिसमें अगर कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में 35% EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए घर बनाता है तो उसमें बिल्डर को गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए पर फ्लैट एक उसमें इंसेंटिव देती है, जिससे बिल्डर की जो हाउसिंग की जो अपना जो घर की जो कॉस्ट है कम हो जाती है और गरीब लोग उसको, जो EWS कैटेगरी के लोग हैं, वो आराम से उसे खरीद सकते हैं। दूसरा जो पीएम प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग जो आवास योजना है PMAY के थ्रू, उसमें जो EWS स्कीम है, जिसकी इनकम जो है जिस इंसान की इनकम 3 लाख पर एनम से कम हो, उसमें गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सब्सिडी दिया है 6.5% का। अगर वो मार्केट से लोन लेते हैं, अगर उनको 9% में सपोज लोन मिलता है तो 6.5% गवर्नमेंट देगी, तो सिर्फ 2.5% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम है। तो उसमें जो है 6 लाख तक का लोन 30 स्क्वायर मीटर घर के लिए EWS स्कीम के तहत हर इंसान जो कि EWS कैटेगरी में है, जिसकी इनकम 3 लाख से कम है सालाना, वो इस स्कीम को पा सकता है। जिसमें कई लोग हैं, कोई लेबर है, कोई ड्राइवर है, कोई हाउसमेड है, ये सब को गवर्नमेंट जो है देती है। जो दूसरी बहुत अच्छी स्कीम है वो है LIG, लो इनकम ग्रुप, जिसमें अगर किसी भी हाउस होल्ड या किसी भी इंसान की इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए है, सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए, 3 लाख से अधिक है और 6 लाख से कम है, इस बीच अगर है, तो उसको भी जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो 6.5% मिलेगी और उनको भी 6 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और 60 स्क्वायर मीटर का घर वो ले सकते हैं, 60 स्क्वायर मीटर। और ये सुपर एरिया नहीं है, बल्कि ऑल दीज स्कीम्स आर एज पर द कारपेट एरिया। तो ये कारपेट एरिया के बेसिस पे 60 स्क्वायर मीटर का, जस्ट इमेजिन करिए आप, बॉम्बे जैसी जगह है, दिल्ली जैसी जगह है, जिसमें 60 स्क्वायर मीटर का भी काफी अच्छा एक घर बन जाता है। तो LIG फ्लैट्स के लिए, जिसमें 6.5% जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी और 6 लाख तक का लोन उनको मिल सकता है उस घर के लिए। जो तीसरी बहुत अच्छी स्कीम है वो है MIG-1। MIG-1 में वो कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स और बहुत लोग इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। वो है अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है और 12 लाख से कम है, तो उस केस में आपको 4% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। अगर आपका 8% में लोन कराया है तो सिर्फ आपको 4% ही देना पड़ेगा और वो जो है 9 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। 9 लाख तक के लोन के लिए उसमें ले सकते हैं। और 120 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया, जो कि काफी मतलब अच्छा खासा साइज है। 120 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया का जो घर है, वो कोई भी, जिसमें कि मैं देख रहा हूं आजकल कई यंगस्टर्स हैं जिनको जॉब मिलती है, वो भी मतलब इसमें ले रहे हैं।
और कई लोग जो कि इसमें इस स्कीम का फायदा, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि अपना नौकरी करते हैं, जिनकी इनकम जो है 6 लाख से 12 लाख के बीच में है, वो सब ने जो है इस स्कीम के तहत घर ले लिया है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो चौथी स्कीम है वो है MIG2। MIG2 में क्या है, अगर आपकी इनकम 12 लाख या उससे ऊपर है और 18 लाख से कम है, below 18 lakhs and more than 12 lakhs, then you get an interest subsidy of 3%, and you get up to the loan of 12 lakhs. So if you get a loan of 12 lakhs and the house size is 150 square meter, 150 square meter में I think अच्छा खासा 3 bedroom study room इसमें आ जाता है, that kind of house person can buy with a 12 lakh rupees loan, और उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी है 3% की। ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं, इससे जो है अफोर्डेबल हाउसिंग को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया में 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास, 95% जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। जो 5% लोग हैं हाई इनकम कैटेगरी में है कि उनको कोई उसकी जरूरत नहीं है, तो ये उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये जो है स्कीम निकाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर जो आपकी स्कीम के अंदर जो आपका हाउसिंग का लिया गया है वो कारपेट एरिया के अंदर लिया गया है। और जो चौथी जो बड़ी बात गवर्नमेंट ने करी है, रीट्स लाने को, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और कई ऐसे लोग हैं जो कि हाउसिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अगर आप फ्लैट लेना चाहें तो फ्लैट कोई 50 लाख, 1 करोड़ या 25-30 लाख है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन हाउसिंग सेक्टर, सबसे बड़ी अच्छी स्कीम है रीट। तो रीट जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं, जिसमें एक यूनिट आप ले सकते हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, एंड इट गोज ऑन विद दैट। तो इतना भी आप हाउसिंग सेक्टर में जब आप इन्वेस्ट करें, तो आप अगर इस टाइप के इन्वेस्टर हैं तो वो भी गवर्नमेंट ने एक जो है स्कीम इसमें निकाली है। तो मैं समझता हूं कि ये जो सारी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हैं, इससे जो है एक ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर को, स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर है, उसको जो है काफी बूस्ट मिला है। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें, पहले एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने के लिए करीब 60 to 65 जगह से आपको एक परमिशन लेनी पड़ती थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने पड़ते थे। उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। आज करीब 20 से 25 डिपेंड करता है किस स्टेट में आप हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो 20 से 25 NOC लेनी पड़ती है, जो कि अभी भी हम समझते हैं कि शायद थोड़ा ज्यादा है। बट इट हैज बीन स्ट्रीमलाइन टू द ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि उसमें जो है जो नया बिल्डिंग मॉडल बिल्डिंग बायलॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसमें तो उन्होंने कहा कि भाई हर चीज जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए हाउसिंग सेक्टर के लिए। बट आज जो है जो कि करीब 65 जगहों से आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, वो सिर्फ 20 से 25, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेज यू आर गोइंग टू टेक द परमिशन फॉर द हाउसिंग प्रोजेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है गवर्नमेंट ने इसमें सुधार लाए हैं। बट आज भी मैं समझता हूं कि इसमें और काम करने की जरूरत है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और हमें काम करने की जरूरत है। हालांकि अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक रैंकिंग, इंडिया जो है 2014 में 143 हमारा नंबर था, 190 देशों में से 143, बट टुडे वी आर एट 63rd पोजीशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द वर्ल्ड। तो हम लोग 63rd पोजीशन में है, जो कि बहुत अच्छा भारत ने उसमें अपने आप को सुधार में लाया है। मैं समझता हूँ इसमें और ध्यान देने की जरूरत है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में, जो कि काफी हद तक एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के रूप में उभर के आया है, और रियल एस्टेट सेक्टर जब हमारा एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चला जाएगा, तो इससे ओवरऑल देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और जो गवर्नमेंट का इसमें लगातार फोकस है, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर बूस्ट होगा
तो हर इंसान की जो है उसमें तरक्की होगी। Everybody wants to have a house. There is no person who doesn't want to have a house. Everybody needs a house, whether it is a labor or anybody multi-millionaire, everyone needs a house. Therefore, this sector needs to be boosted. इस सेक्टर में और अधिक काम करने की जरूरत है। बट आज आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट है हमारे देश में पिछले आई थिंक 3-4 साल में तो काफी कम इंटरेस्ट रेट हुए थे, बट टुडे again with the inflation I think interest rates are likely to go up, but we need to look at the cost of the capital in housing sector. Secondly, जो ये 2 साल जो कोविड की वजह से कई ऐसे जो एक बिल्डर्स का एक रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों का लिक्विडिटी साइकिल में जो ब्रेक आ गया है उससे कुछ परेशानियां हैं। अदरवाइज इस टाइम जो है हाउसिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट किया है, जो रेरा जो है वो गेम चेंजिंग एक इसमें इम्पैक्ट लाया है। जिस तरीके से इसमें वो किया गया है, पूरा एक सुधार किया गया है, वो एक बहुत अच्छी दिशा की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है आज जो है अगर आप देखें मेट्रो सिटीज में, और मेट्रो सिटीज में सबसे बड़ी बात क्या है, लैंड इज द बिगेस्ट फैक्टर, जिसकी वजह से लोग अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। जैसे रेलवे और कई ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जिनके पास कई सारी लैंड ऑलरेडी है, बहुत सारी लैंड, शायद उसमें पार्टनरशिप करके प्राइवेट सेक्टर को बुला के वो एक एरिया है जिसमें गवर्नमेंट को थोड़ा और पुश करना पड़ेगा। और तीसरा है एफएसआई, जो अपना फ्लोर स्पेस इंडेक्स है जो इस टाइम हमारा कम है। तो मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारा बेहतर होने जा रहा है, होता जा रहा है, तो उसमें एफएसआई बढ़ाने की जरूरत है। सिटी लाइक दिल्ली, सिटीज लाइक मुंबई में तो ऑलरेडी अच्छा है, बट दिल्ली में भी उसको बढ़ाने की जरूरत है। जब एफएसआई बढ़ेगा तो इसमें जो है हाउसिंग की कॉस्ट और कमा सकती है, क्योंकि लैंड हमारे पास लिमिटेड है। अल्टीमेटली वी हैव टू गो वर्टिकल, देयर इज नो अदर वे दैट वी कैन क्रिएट हाउसिंग। और हाउसिंग की डिमांड आने वाले टाइम में भी बढ़ते जानी है। जिस हिसाब से मैंने कहा कि बाय 2030 अगर 40% ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी अर्बनाइज्ड एंड we will have more than 65 cities who will have more than 1 million population, then you can imagine what kind of housing demand that we are going to have in our country. If that is going to be like that, then you can understand that what kind of housing demand that is going to be created in our country. So therefore we need to look at the FSI, floor space index. If that is also increased, then I think that this sector will have a better, cost wise, everybody can afford it. I think this is extremely important. And I thank Uday ji for having invited me here. And I really thank you Uday ji, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आपने प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा जी को भी बुलाया है, और कई सारे लोग, I can see that they have already probably expressed their views. And with these words, I would like to stop it here. And also I would like to thank Uday ji for having invited me out here, the organizers of this program, and thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद सर। हमारे आरजेएस परिवार के बहुत से साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर रंजीत मेहता से अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें या हमसे कोई विषय इस विषय पर रह गया हो, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो जी हाँ ललित जी, कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए। प्रतिभागी जो हैं वो कुछ जरूर रंजीत मेहता जी का उपयोग करें और ऑथेंटिक जानकारी वो ले यहाँ से। जी फ्लोर इज ओपन, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो जुड़े हुए हैं। रंजीत मेहता जी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। जी प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी। नहीं, हम रंजीत जी को नमस्कार कहेंगे पहले, बिकॉज ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत अच्छा बोले। हम केवल एक ही चीज पे ध्यान देना चाहेंगे, और कैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ आप, कई चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ आप जुड़े हैं,
और अभी भी बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसी सर आपका क्लोजिंग रिमार्क जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। सरकारी तंत्र को कैसे हम लोग मदद कर सके ताकि उनके पास जो जमीन है जो कार्य क्षेत्र के नजदीक में हो, क्योंकि कई बार हम देखे हैं सरकार हाउसिंग बनाते हैं बहुत सबर्ब में बनाते हैं जहां पर लोग रहना नहीं चाहते क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र बहुत दूर हो जाता है और उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत समय लग जाता है। तो कैसे हम लोग अच्छे लोकेशन में सरकार को बाध्य करें कि वो अच्छे क्वालिटी घर बनाएं। और हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम सिंगापुर में देखे, सिंगापुर में जो व्यक्ति हमको ड्राइव करके चला रहे थे और उनसे हम जब पूछे, वो इंडियन ओरिजिन के थे, हम उनसे पूछे कि आपके पास घर है अपना? वो बोले हाँ है। हम पूछे कैसे हैं, कैसे आप उपलब्ध किए? वो कहा कि जैसे हमको नौकरी मिला 21 साल में, हमको सरकार ने ऑप्शन दिया कि आप रेंट पे रहोगे या आप अपना मकान बनाओगे, और हमारा मर्जी था कि हम अपने मकान पे जाएंगे, हम रेंट पे नहीं रहेंगे। और ये सारे मॉनिटरिंग सरकार करते हैं सिंगापुर। प्राइवेट सेक्टर को लेकर, प्राइवेट सेक्टर को वो लोग एंगेज करते हैं टू बिल्ड क्वालिटी होम्स, बट डिस्ट्रीब्यूशन and identification of the beneficiaries is done by the government। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, आपके इनकम लेवल को देखकर आपका, और वो एग्रीमेंट एम्प्लॉयर के साथ करता है और एम्प्लॉयर उसका गारंटर बनता है। और उसी ढंग से, और वो जहां जहां, जैसे आपके प्रोविडेंट फंड, आप जहां जहां जाते हैं आपके पीछे पीछे प्रोविडेंट फंड भी जाता है, उसी ढंग से जहां जहां आप जाएंगे आपका हाउसिंग की जो फैसिलिटी है वो भी आपके साथ साथ जाएगा एम्प्लॉयर के पास। जैसे हमारा ESIC स्कीम है, 21,000 रुपया के कम जो लोग नौकरी करते हैं उनका ESIC में हम उनको स्वास्थ्य का पूरा रक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। वैसे ही हाउसिंग में हम लोग को करना चाहिए, स्पेशली अर्बन इंडिया। आपने जो कहा ना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य रहा, जो 2022 तक कंप्लीट करना था, उसको एक हम लोग को इवैल्यूएट करके कि अभी तक कैसे हुआ है और उसको कैसे हम लोग फास्ट ट्रैक में ला सकते हैं, इस पे एक हम लोग को कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। आपका प्रतिक्रिया, आपका रिमार्क प्लीज। बिल्कुल सर, आपने ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया और इस बारे में कई बार इसमें चर्चा हो चुकी है। आपने रेंटल स्कीम, रेंटल हाउसिंग की बात करी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी ये गांव से और छोटे शहरों से लोग बड़ी सिटीज में, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, इन जगहों पे नौकरी के लिए आते हैं, तो नेचुरली उनको सबसे पहला ये होता है कि उनको कैसे किराए में घर मिल सके, जिसके लिए गवर्नमेंट की एक रेंटल हाउसिंग स्कीम चली थी, जो कि जिसमें कि काफी अभी तक कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। ये बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छी कही कि अगर इसमें कुछ हो सकता है तो ये बहुत ही जरूरी है। डेफिनेटली इस बात को आगे लिया जाएगा। और दूसरा है कि जो एक गवर्नमेंट की जमीनें हैं, जहां जहां गवर्नमेंट की जमीनें जो कि पड़ी हुई हैं, आपने बहुत अच्छी बात करी, वॉक टू वर्क कल्चर। तो इंडिया में अभी वॉक टू वर्क कल्चर अभी इतना हुआ नहीं है, क्योंकि कई लोग नोएडा में रहते हैं तो गुड़गांव में वो सर्विस के लिए जाते हैं, और जो गुड़गांव में रहते हैं वो नोएडा में आते हैं। इस तरीके का जो सिटीज, जो नई सिटीज जो डेवलप होनी चाहिए, डेफिनेटली उस पे इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां पे आपका काम है और वहीं पे आपका रेजिडेंस मिले। बट इंडिया में एक और प्रॉब्लम है सर, हमारा जो है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और जिसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पॉलिटिकल कंपल्सन्स लोगों के पास होते हैं। कई हमारे जो लॉज हैं, हालांकि कई लॉज, आई थिंक दैट ये इस गवर्नमेंट ने कई लॉज को एक खत्म भी कर दिया है, कई लॉज को टोटली दे हैव कंप्लीटली स्टॉप, बट स्टिल ऐसे कई लॉज हैं जिसकी आज की डेट में रेलेवेंस नहीं है। उसमें एक ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है।
और मैं समझता हूं जो आपने कहा कि भाई यहाँ पे अगर कोई आदमी जिसको नौकरी मिलती है कि एम्प्लॉयर उसका गारंटी ले, प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा कोई गारंटी का स्कीम नहीं है, बट आई थिंक दैट इसमें विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आगे जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, और इमेजिन करिए कि 65 ऐसी सिटीज हो जाएंगी जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग रहने लगे, तो उसमें हाउसिंग डिमांड कहाँ जाएगी? तो ये बहुत अच्छा आई थिंक आपने प्रश्न उठाया, इस बारे में हम जरूर आगे चर्चा करते रहेंगे। आई थिंक गवर्नमेंट के साथ इसमें एक पार्टनरशिप करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजीत मेहता जी, आपने बहुत अच्छा, और आशा करते हैं भविष्य में भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू। अपने अगले अतिथि को आमंत्रित करने से पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि अपना वीडियो ऑन कर ले, जिससे हम आरजेएस की हम सब लोगों का एक फोटो ले सके। तो प्लीज एक बार वीडियो जरूर ऑन। शाम को पोस्टर जारी किया जाएगा, तो एक जगह स्थिर हो जाए आप लोग, सामने फ्रंट पे देखें। शैलेश तलाती जी अगर वीडियो, प्रियंका सिन्हा जी अगर वीडियो ऑन कर सकें आप लोग। शाम को आर के गुप्ता जी, डॉक्टर कुमान सिंह सैनी जी, वीडियो आपका ऑन नहीं है। अगर टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि इन लोगों की वीडियो ऑन हो जाए, तो शाम को आरजेएस के 21 ग्रुप हैं फेसबुक लाइव और ट्विटर सोशल मीडिया पे, ये पोस्टर जारी होंगे। तो हम लोगों के पास पोस्टर टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि सभी लोगों का फोटो ले लें। कई लोग अफोर्डेबल हाउसिंग पर जो बातचीत हो रही है वो लोगों तक भी पहुंचे। और ये बता दें कि आप लोग जैसे ही ग्रुप खोलेंगे सोशल मीडिया पे, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे, तो आपको इसकी पूरी फुल रिकॉर्डिंग जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी यूट्यूब पे। धन्यवाद। और ललित जी, एक बार जो सीआईआई के डीजी हैं हम लोगों के मुख्य अतिथि चंद्रजीत बनर्जी साहब, तो मेरे ख्याल से वो जुड़ नहीं पाए हैं। और चंद्रजीत बनर्जी जी आज के मुख्य अतिथि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी जी। मैं सूचना देना चाहूंगा, चंद्रजीत बनर्जी जी इस समय हॉस्पिटलाइज हैं। ये सूचना अमिता सरकार जी जो डीडीजी हैं सीआईआई में, उनके द्वारा ये सूचना मिली है। हालांकि वो बहुत ही अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य में असुविधा हो जाने के कारण वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। हम लोग उनके स्वास्थ्य लाभ की भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएंगे। और जैसा कि शायद विजयन मिश्रा जी ने इशारा किया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे एक और नए सिरे से विचार विमर्श करने की जरूरत है। ये हम लोगों का आजादी की अमृत गाथा का 74वें अंक का पहला एपिसोड रियल एस्टेट पर किया गया है। हम लोग 150 अंक तक करेंगे, तो निश्चित रूप से विजयन मिश्रा जी आश्वस्त करेंगे आपको कि आपका एडवाइस हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और चंद्रजीत देखिए, ऐसा है कि आज जो रियल एस्टेट बन रहे हैं दिन में, एक साल में इंडिया में एक्चुअली एक शिकागो बन रहा है। आप समझ गए? एक साल में टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि अभी वीडियो मैं अनाउंस करता हूं कि अभी जो आवाज आप लोग सुन रहे थे, ये पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग है, पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्डिंग है, जो अनौपचारिक है। ये बातचीत के क्रम में, चूंकि हमारे मोबाइल में जिसका भी फोन आता है रिकॉर्डिंग मोड में रहता है। हमने रिकॉर्डिंग मोड में इसलिए रख दिया है क्योंकि हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन पर आरएनडी भी करते हैं, यानी आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत सारे लोगों का, 25 राज्यों के लोगों का विश्वास है। तो आरएनडी बहुत जरूरी है। और आरएनडी न केवल बिल्डिंग क्षेत्र में, जैसे कि ऑक्सबिल्ट इंफ्राटेक के सौरभ शर्मा जी हैं, वो भी उनका भी अच्छा दावा है। हम लोग
ऑक्सबिल्ट इंफ्राटेक टूर भी करेंगे, हम लोग आएंगे सर आपके पास। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हम लोग रिसर्च, देखिए हर फील्ड में रिसर्च की जरूरत है। आप जो भी काम करते हैं, आपका ऑफिस है, आप छोटे से दायरे में भी R&D बहुत जरूरी है। और R&D के चलते ही विकसित राज्य, विकसित देश जो है ना, आज डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं। हम लोग R&D में बहुत पीछे रहते हैं, ये पूरी दुनिया मानती है। हम लोगों के पास ब्रेन बहुत अच्छा है, इंजीनियर, डॉक्टर सब विदेश में जाकर नाम कमाते हैं। हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन में भी रिसर्च करते हैं, ये मैं बताना चाहता हूं। और उसी रिसर्च के क्रम में जिन लोगों की बात RJS राष्ट्रीय संयोजक से होती है, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है ऑलरेडी। और हम लोग उसमें से कुछ बात सोचते हैं, उसको सुनते हैं कि हमारे जो RJS फैमिली के लोग हैं वो कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि आप एक बार बातचीत करते हैं तो वो पूरी बात सामने नहीं आ पाती है, तो उसके लिए सुनना पड़ता है, उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है। आज मैं कहता हूं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी, कबीरदास जी को श्रद्धांजलि दी गई, श्रद्धांजलि दी गई प्रफुल्ल भाई के नाना जी को श्रद्धांजलि दी गई, RJS एडवाइजर प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी के फ्रेंड स्वर्गीय श्री गौतम रावत जी को। एकदम परिवार की तरह लगता है, ये ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार का कोई आदमी हमसे दूर चला गया। राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, वो भारत के परिवार है। यही है भारत एक परिवार, विश्व एक घर और राष्ट्र प्रथम। चंद्रजीत बनर्जी जी बिल्कुल इतने, मतलब ही इज वेरी नाइस पर्सन। उनसे बातचीत करके ही ऊर्जा आती है, और जिस व्यक्ति से आपको बातचीत करके ऊर्जा आ जाती है, आप समझिए वो आदमी पॉजिटिव होगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं, इस फील्ड के जितने भी लोग हैं वो जानते होंगे चंद्रजीत बनर्जी जी को कि वो कितने पॉजिटिव हैं और देश के लिए कितना सोचते हैं। जैसे कुकर में एक चावल, अगर आप एक चावल से पहचान लेते हैं, तो उसी तरह से CII के DG को बात करने के बाद आप समझ सकते हैं कि माहौल कैसा होगा। क्योंकि जो टॉप मोस्ट जो हेड होते हैं, उससे ही ऑर्गेनाइजेशन चलता है। बिल्कुल सही बोले हैं, तो उनकी आवाज, उदय मन्ना जी आपने बिल्कुल सही बोले हैं। हम आपको बताएं हमारा अनुभव उनके साथ, हम लोग बराबर एयरपोर्ट में ही मिलते हैं। वो कहीं ना कहीं भ्रमण करते हैं जैसे हम भी करते हैं, और हम लोग अक्सर एयरपोर्ट में मिलते रहे। और जो भी 5-10 मिनट हम लोग मिलते रहे, लाउंज में बैठकर चाय पी रहे हैं साथ में, तो उनका केवल एक ही प्रश्न होता था कि बिजॉन जी अब क्या मिशन आप लिए हैं, आज का क्या आपका मिशन है। और हम भी उनसे पूछते हैं कि इंडस्ट्री के आप इतने कर्ता धर्ता हैं, आप इंडस्ट्री को लेकर किस ढंग से लोगों तक जोड़ने का कोशिश प्रयास कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्री ग्रो करें। और वो हमको अवगत करते थे CII का कोई भी एक्टिविटीज जो हो रहा है, किसके चलते वो बॉम्बे जा रहे हैं, किसके चलते वो बैंगलोर जा रहे हैं। तो जहां भी जब भी हम एयरपोर्ट पे उनको मिले हैं और हम लोग मिलते रहे इस ढंग से, तो आज हम लोग उनको जरूर मिस कर रहे हैं। हम तो बहुत इच्छुक थे कि हम उनको सुनेंगे आज, लेकिन हम लोग का ये रिकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि वो डेफिनेटली सुनेंगे इस बात को, और इसलिए हम आपको 2 मिनट के लिए विराम रोककर हम ये सूचना हमारे जितने परिवार के लोग हैं RJS परिवार के, उनको कहना चाह रहे थे हमारे दोस्त के बारे में। थैंक यू वेरी मच जी। तो RJS टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि वो ऑडियो सुनाएं जो एक अनौपचारिक बातचीत में की गई थी। वो वीडियो बहुत ही अफोर्डेबल हाउसिंग पे उनके विचार हैं। धन्यवाद RJS टेक्निकल टीम। चंद्रजीत बनर्जी जी की आवाज दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आज जो रियल एस्टेट बन रहे हैं दिन में, एक साल में इंडिया में एक्चुअली एक शिकागो बन रहा है। आप समझ गए क्या मैं बोल रहा हूँ? एक साल में एक शिकागो जैसे शहर का शहर तैयार हो रहा है इंडिया में। जी जी। इस स्पीड में अभी रियल एस्टेट में काम हो रहा है। मतलब रियल एस्टेट का स्टोरी, आज हम डावोस में थे, हमारे साथ हरदीप पुरी साहब भी थे, जो हमारे हाउसिंग मिनिस्टर है। तो उसका बहुत एक मतलब चर्चा हुई। लेकिन रियल एस्टेट का जो स्पीड है, और रियल एस्टेट हम कॉमन मैन को पास कैसे पहुंच रहे हैं अफोर्डेबल कॉस्ट में, इसका बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। जी जी। तो एग्जैक्ट पॉजिटिव स्टोरी है। अफोर्डेबल हाउसिंग
हाँ for the people of India. इसी मामले में आप इसी सब्जेक्ट पे हम चर्चा कर सकते हैं जी। अफोर्डेबल, इसमें लैंड वेंड का भी कुछ होगा? लैंड, एब्सोल्युटली लैंड एक्विजिशन कैसे हो रहा है वगैरह, कहाँ से लैंड आ रहा है उसका, ऑल ऑफ दैट विल कम इन। जी, थैंक यू सर। तो इस तरह से ये जो रिकॉर्डिंग है आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। चंद्रजीत बनर्जी जी, माननीय चंद्रजीत बनर्जी जी इस समय हॉस्पिटल में हैं स्वास्थ्य असुविधाओं के चलते वो, लेकिन जल्द ही हम लोगों के बीच हों। हम लोग ऐसी पूरी आरजेएस फैमिली की तरफ से उनके स्वास्थ्य लाभ की, जल्दी वो स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए और हम लोग बातचीत करें उनसे। और अगली बार हम लोग एक विषय जरूर लेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग के क्रम में दूसरी कड़ी में हम लोग लेंगे। और अब हम चाहेंगे कि मॉडरेटर एडवोकेट ललित मैनी जी आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। जय हिंद सर। चंद्रजीत बनर्जी जो आज अस्वस्थ होने के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, हम ये कामना करते हैं कि भगवान उनका स्वास्थ्य जल्दी स्वस्थ ठीक करे और अगले कार्यक्रम में या किसी प्रोग्राम में हमारे साथ वो जुड़े और अच्छे विचार या अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके जो उनकी नॉलेज है उसके बारे में हमें चर्चा। मैं आमंत्रित करूंगा श्री हरेंद्र पटेल जी को, जो डायरेक्टर हैं जनहित रियलिटी का बिहार से, श्री हरेंद्र पटेल जी। मेरे ख्याल से हरेंद्र पटेल जी पटना में श्री कृष्ण हॉल के ब्रह्म कुमारी संस्थान में आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे, संभवतः वहां से शायद नहीं जुड़ पाए हैं। तो दो चार क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पे। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप यहाँ रख सकते हैं। और सौरभ शर्मा जी भी हैं और हमारे डॉक्टर रंजीत मेहता जी भी हैं। जी, कोई एके मर्चेंट साहब भी जुड़े हुए हैं। जय हिंद सर। एके मर्चेंट साहब भी जुड़े हुए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पे बात हो रही है। आर.के. गुप्ता जी, डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी। हाँ, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे वक्ताओं को सुन रहा था। जी जी। तो अच्छा, एक प्रश्न था मेरा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ, शायद मैंने मिस किया हो, तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो रूल्स है वो भी अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग इसकी राशि निर्धारित की जाती है। क्योंकि जब एक पुराना मकान को गिराकर एक नया बिल्डर की तरफ से बहुत सारे फ्लैट्स बनवाए जाते हैं, तो उसमें आपने कहा कि कुछ हिस्सा इसका ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए। तो ये इसमें क्या है? क्योंकि अलग अलग कॉलोनीज है, कुछ हमारे सर्कल रेट्स होते हैं, और जो पॉश कॉलोनीज है वहां पर भी क्या बिल्डर को ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि आपने बताया कि जितने भी पुराने मकान का बिल्डर्स नए बनाते हैं, तो सरकार की जो 3 योजनाएं आपने बताई है, तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का भी डिफरेंशिएशन चेंज होता है। शायद ये हमारे जो अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ सौरभ शर्मा जी, स्वाभाविक प्रश्न है कि नहीं, मुझे नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पिताजी ने 45 वर्ष पहले एक मकान बनाया था बेंगलोर में, तो वो काफी पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग रहते हैं वहाँ। तो अगर उसे दोबारा हम बनाएं तो उसके संबंध मुझे अभी मैंने स्टडी नहीं किया है, आपका क्या सुझाव है इस तरीके से? जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है उसके संबंध, और प्रॉपर्टी टैक्सेस हमारे अप टू डेट हैं, हम देते आ रहे हैं। जी सौरभ शर्मा जी, ये प्रश्न यहाँ हमारे संदर्भ में, हमारे चर्चा के संदर्भ में सही है, कुछ हमें मार्गदर्शन आप दे सकते हैं? सौरभ शर्मा जी, आप आमंत्रित हैं।
क्योंकि एक चीज और भी मैंने देखा है कि हर शहर में 50% जो जनसंख्या है वहाँ की वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और हर वक्त एक जो उनका संघर्ष होता है कि सरकार से वो उनके अपने अपने कॉलोनीज की मान्यता के लिए भी संघर्ष करते हैं ताकि उनको बिजली, पानी इत्यादि मुहैया करा जाए। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अच्छा, I hope was I audible enough? Yes, you were audible. You raised a very valid question. In fact, let me tell you, from state to state, there are change in the policies, and it is not uniform pan-India, unfortunately. You see, every state has their own policy in terms of taxation on properties which are refurbished, remade, and also for construction of housing for the citizens. Bombay, mein, for example, I've seen they have an agreement and obligation that when they construct for housing in the place of slums, they are mandatory made to rehabilitate all the slum dwellers on the same plot of land where they will build houses for the well-to-do people, and they will have a demarcated place for EWS people, economically weaker section of the people, they call it, and they are rehabilitated free of cost. You see, but it is not transparent. There are a number of loopholes into the policy, and unfortunately, many a times it has been found that the beneficiaries have gone into a dispute, and it has gone into a long-drawn litigation to get their rights in terms of rehabilitation. So, it's a very kind of a mucky and sticky place, and we do need to look into how we can bring in a policy or a regulation which will be uniform in the country and will not vary from state to state, but it will be, in a neutral manner, made applicable for the poor who do not get housing from their employer when they go to that city, which compels them to live out of shacks in slums, and that's how slums are created in the urban India. And under the leadership of Narendra Modi ji, he was of the view when he started the Pradhan Mantri, Awas Yojana, his lakshya was to dismantle all slums and create good housing facilities in urban India. Now, how far that is happened, it is a work for RJS Positive Media to do that research, which actually Manna ji said that is one of our mandate, to continuously do research and come with interventions to bring in new policies and new regulations which are in the interest of the citizens. So I think your question was very valid. I do not know how much I have been able to answer you, but in my limited manner, it's very helpful. Saurabh ji should be able to throw more light into it. जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विजॉन जी, ये काफी लाभान्वित रहा, क्योंकि पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो एक नई पॉलिसी भी आई कि हर नया जो आवास निर्माण किया जाता है उसमें सोलर एनर्जी के पैनल्स भी होने चाहिए और वाटर हार्वेस्टिंग की भी होने चाहिए। जैसे हमने देखा है कि हमारे बेंगलुरु में ये रूल है कि जो भी नए मकान बन रहे हैं वहां पर ये दोनों चीज उसको कंस्ट्रक्शन इसमें डालना जरूरी है। तो इस तरीके से जो नई पॉलिसीज की बात आ रही है, अभी भी हाँ बहुत सही है कि हर स्टेट में अलग अलग नियम कानून है, तो लोग जो इसमें एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट में वो लोग इसका फायदा उठाते हैं।
और कभी कभी जैसे अभी नोएडा में भी 2 बड़े स्काई स्क्रेपर्स को डिमोलिश किया गया, बॉम्बे में भी एक जो आर्मी लैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा मकान मल्टी स्टोरीड बनाया गया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है डिमोलिश करने का। तो बेचारे जिन लोगों ने वहां पे फ्लैट खरीदे हैं, उनके तो पैसे कब उनको मिलेंगे और किस तरीके से वो अपना एक आवास का जो सपना है वो पूरा कर पाएंगे, वो भी इसमें बहुत चुनौतियां और संघर्ष करना पड़ता है. So builders actually had time, though they have, as it was mentioned, that RERA, what is that law, the new law regarding construction, which is short form is RERA, for ensuring all compliances and formalities being followed diligently by the builders. Those things are helpful, but जमीनी तौर पे बहुत सारी चुनौतियां हम लोग को झेलना पड़ता है. तो इसमें हमारी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो सोसाइटी है, उनकी तरफ से जो कानून है, वो कैसे एक आम नागरिक की सहायता कर सकता है, इसको जानना बहुत जरूरी है. इसलिए आज का जो हमारे आरजीएस पॉजिटिव परिवार की तरफ से जो वेबिनार रखा गया है और जो मैंने अभी तक सुना है, बहुत ही इसमें अच्छी जानकारी मिली. सौरभ शर्मा जी आप कुछ इस पर प्रकाश डालें. सौरभ शर्मा जी, इसका सॉरी. यस सर, जैसे कह रहे हैं कि बताया सबने कि आज की डेट में किसी भी बिल्डर्स के लिए कंट्रोल के लिए आज काफी सारी अथॉरिटीज हैं, उसके नॉर्म्स हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि हम अपने विश से ही अपने आज की डेट में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. यू कैन इजीली क्रॉस चेक. आज की डेट में रेरा है, रेरा में वी डू कंस्ट्रक्शन एंड वी अपलोड क्वार्टरली कि हम उसमें क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और क्या हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए. एवरीथिंग इज अपडेटेड, इवन दो मैप्स, all maps are available easily. You can check कि इस मैप के अकॉर्डिंगली ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है. बिल्डर जैसे अभी सुपरटेक के केस था, डिमोलिश हुए थे 2 टावर्स, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे का भी सर ने जिक्र किया. सो यू कैन इजीली क्रॉस चेक कि आज की डेट में रेरा की साइट पे आपकी अलग अलग स्टेट की हर रेरा है. इन यूपी डेट रेरा यू कैन चेक, जिसमें हमारी सारी ड्राइंग्स अपलोड होती हैं. उसी ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हमें क्वार्टरली साइट पे अपडेट करना होता है. हर बिल्डर आज की डेट में अपडेट करता है. इफ वी नॉट अपडेट तो उसमें हमें अथॉरिटी सेक्शन लेती है. तो आज की डेट में वेरी कंट्रोल वे में कंस्ट्रक्शन हो रहा है. अगर आप बात करें रेरा से बिफोर काफी सारे डिस्प्यूटेड रहे बिल्डर्स के, मगर जो आज कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स हो रहा है. मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स, अभी भी कुछ हैं बिल्डर्स जो कंप्लीट हैं, बट यू कैन इजीली चेक. आपको ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद ही यू कैन कैच. आज की डेट में यू कैन इजीली चेक कि कंस्ट्रक्शन की नॉर्म्स के हिसाब से बिल्डर्स अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, एज पर ड्राइंग कर रहा है नहीं कर रहा है, सो दैट आप एंड यूजर कस्टमर्स का जो हार्डकोर मनी है वो सेफ रहे और आपका कोई भी किसी भी कस्टमर्स का पैसा कहीं भी नहीं डूबे. हम उसके लिए कमिटेड हैं. हम ड्राइंग्स के हिसाब से ही करें सारे कंस्ट्रक्शन. वी नॉट बी अदर्स भी आज की डेट में काफी नॉर्म्स को फॉलो करके ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आज की डेट में गवर्नमेंट्स और नॉर्म्स इतने टफ हो गए हैं, यू कांट अवॉइड. आप सेफ नहीं रह सकते. गवर्नमेंट हैज टेक एक्शन. सो आज की डेट में हर बिल्डर्स नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है और कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाती है. उसकी एक सेलिंग प्राइस की जाती है और उसी बेसिस पे आज की डेट में प्रोजेक्ट सेल आउट हो रहे हैं. यू कैन इजीली चेक. आज की डेट में अथॉरिटीज, जैसे मैंने बताया आपके पास हर स्टेट की एक अथॉरिटीज हैं, रेरा अथॉरिटीज हैं. अगर कोई भी आप फ्लैट लेते हैं या किसी का आप नॉर्म्स में नॉट कोई आपका रिलेटिव भी लेता है, तो यू फर्स्ट चेक कि कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो एज पर द नॉर्म्स हुआ है नहीं हुआ है, एज पर द ड्राइंग हुआ है नहीं हुआ है. तो लेटर ऑन आपको इट्स नॉट लाइक दैट कि प्रॉब्लम्स जब आप ले लेंगे तभी आएंगी. प्रॉब्लम कभी भी जनरेट हो सकती है, किसी का भी ऑब्जेक्शन लेटर ऑन आ सकता है. सो यू प्लीज आप पहले एक बार चेक करिए, फिर अपनी आप उसको परस्यू करिए आगे. एनीथिंग एल्स?
सर सौरभ शर्मा जी, क्या क्या चीज चेक करना चाहिए? जो कस्टमर है वो अगर बिल्डर के पास जाते हैं तो क्या क्या चीज, क्या बिल्डर उनको चेक कराएंगे, कैसे चेक करेंगे? बिल्डर्स के लिए भी बहुत टफ होता है क्योंकि हर चीज क्रॉस चेक करा पाना एट अ टाइम, बट आज की डेट में अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे up-rera.in पे अगर आप जाते हैं और प्रोजेक्ट की रेरा नंबर है, हर प्रोजेक्ट का एक रेरा नंबर है, उस रेरा नंबर से आप साइट पे चेक कर सकते हैं कि उस साइट पे कंस्ट्रक्शन का जो मैप है और जो आपको लेआउट दिखाया जा रहा है, जो बिल्डर्स आपको लेआउट दिखाते हैं उसमें कई अट्रैक्टिव स्कीम बता देते हैं कि स्विमिंग पूल है, क्लब है, आपको कुछ ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर्स बता देते हैं जो आप एक्चुअल में होते ही नहीं है। यू कैन इजिली क्रॉस चेक, आप उसमें ड्राइंग्स को आप साइट से मैच कर सकते हैं। अगर वो आपको कोई ब्रोशर दे रहे हैं, आप उस ब्रोशर से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि द थिंग्स बिल्डर प्रोवाइडिंग और नॉट। तो क्योंकि अथॉरिटीज से बिल्डर झूठ नहीं बोलेगा एंड कस्टमर से, तो सेल्स टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कई चीजें हाइड कर देता है। तो यू हैव टू फर्स्ट, अगर आपको कोई हर एक का एक ब्राउचर है, यू कैन क्रॉस चेक, आप उसे क्रॉस चेक करिए। और रेरा की साइट पे ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल, पैन इंडिया, यू कैन सी एनीवेयर। ये तो कस्टमर के लिए बताया आपने, लेकिन नवोदित अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहें और आप जैसे लोगों को चुनौती देना चाहें तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? आप कुछ नवोदित लोगों को भी स्टार्टअप सर देखिए, सबसे पहले अगर कोई नया निर्माण भी कर रहा है तो जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज के नॉर्म हैं जो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए आपको, अगर कोई भी है, आप जैसे अभी सर ने कहा बेंगलोर में अपना घर दोबारा बनाना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अथॉरिटीज हैं कि उसमें एरिया चेक करें कि वहां पे क्या FAR है, कि हम कितने FAR पे हम इसको बना सकते हैं अपना फ्लैट्स, वो उस पे क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दैट ही हैज टू चेक फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज। हर लोकल अथॉरिटीज का डिफरेंट नॉर्म्स है। लोकल अथॉरिटीज उसको मैप को आपको अप्रूव करेगी कि इतना एरिया आप बना सकते हैं ग्राउंड+2। अगर आप अपना इंडिपेंडेंट होम बना रहे हैं ग्राउंड+2, ग्राउंड+1, ग्राउंड+4, दिस इज द डिफरेंट एरिया के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की FAR है। उस FAR के अकॉर्डिंग आप अपना अप्रूवल पहले अथॉरिटी से लीजिए और उस FAR के हिसाब से ही आप कंस्ट्रक्शन करिए। लेटर ऑन कभी भी आप इस चीज के लिए आप सेफ रहेंगे। कोई भी अगर आप अथॉरिटीज को बाईपास करके डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, किसी भी लोकल आर्किटेक्ट से डिजाइन करा लेते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करें, अगर इंडिपेंडेंट होम भी बना रहे हैं तो आप आर्किटेक्ट से जरूर डिजाइन कराएं, क्योंकि ही सेव लॉट ऑफ मनी। आप कुछ लोगों को लगता है कि हम कंस्ट्रक्शन जानते हैं, लोकल अथॉरिटी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को लेके वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है, बट नॉमिनल सी एक कॉस्ट होती है जो एक आर्किटेक्ट लेता है। उस आर्किटेक्ट को वो स्पेंड करना चाहिए और अच्छा डिजाइन कराना चाहिए, वो आपकी कई गुना कॉस्ट सेव कर देता है अगर आप इसी आर्किटेक्ट से डिजाइन कराएं। वेदर यू आर मेकिंग ए स्मॉल हाउस, वेदर यू आर मेकिंग ए बिग हाउस, so you must consult with any architect। वो उसके आर्किटेक्ट के डिजाइन से ही आप अपना कंस्ट्रक्ट करें अगर आप इंडिविजुअल एक कोई घर बना रहे हैं। प्रफुल्ल डी सेठ साहब, प्रफुल्ल सेठ साहब आमंत्रित हैं सर। वो माइक अनम्यूट करके आइए सर, माइक अनम्यूट करके आइए सर। हो गया? जी सर, जी सर। मन्ना जी, मैं अपने सौरभ शर्मा जी से कुछ क्लैरिफिकेशन लेना चाहता हूँ। जी सर, जी सर। ये पीएम आवास योजना जो है बड़ी सराहनीय प्रेज़वर्दी है जी, और काफी अच्छे इसके बारे में हमने सुना आज। लेकिन अगर फोकस करें हम EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक तो अलॉटमेंट में और अलॉटमेंट के बाद जो डिले होती है टू हैंडओवर, जी, इसमें जो नीचे के स्तर पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। वो तैयारी हो चुकी है, लोन हो चुकी है, सब कुछ हुआ है, बट अलॉटमेंट डिले हो जाता है। तो ये जो योजनाएं हम बना रहे हैं इतनी अच्छे हेतु से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ये प्रॉब्लम आते हैं, तो आपकी क्या राय है? क्या कैसे आगे जाना चाहिए? नहीं सर, इसमें अब अथॉरिटीज ने काफी सोचा है, क्योंकि पहले बिल्डर्स अपना कोई कमिटमेंट करते थे, लाइक ही विल प्रोवाइड 3 इयर्स में आपको पोजीशन देंगे, आप उसे बुक करते थे।
और वो 10 साल तक उसको डिलीवर नहीं करते थे। तो इसमें एंड कस्टमर्स की लोन अगर है तो वो बेचारा EMI पे कर रहा है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है और उसको हाउस नहीं मिल रहा है। तो इसमें अथॉरिटीज ने, रेरा ने क्या किया, जब भी इनिशियल में अगर कोई प्रोजेक्ट कोई भी बिल्डर एक प्रोजेक्ट लाएगा तो उसकी ड्राइंग फर्स्ट रेरा में सबमिट करेगा। रेरा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट एक टाइमलाइन देगा कि से 5 इयर्स में यू कैन कंप्लीट और 3 इयर्स यू कैन कंप्लीट। उसके लिए उस टाइम तक का उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा। वेदर इफ ही फेल्स कि अगर वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया उस पीरियड में, तो आज की डेट में बैंकिंग अकाउंट भी रेरा ने एस्क्रो अकाउंट किया है। अगर एस्क्रो अकाउंट करता है तो बिल्डर का पैसा फ्रीज कर देता है रेरा, इमीडिएटली फ्रीज हो जाएगा अकाउंट और बिल्डर्स को फिर रेरा को अप्रोच करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा व्हाई देयर इज डिले। उसके लिए एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। रेरा ने उसके लिए भी एक्सटेंशन देना शुरू किया था क्योंकि कोविड पैनिक थोड़ी रही तो उसमें एक्सटेंशन दिया। उसकी भी कभी उन्होंने लिमिट कर दिया, 27 मंथ से ज्यादा आप अपना एक्सटेंशन नहीं ले सकते हैं। 27 मंथ तक उन्होंने why 27 months Sharma ji, there should be zero defect. Yes, true, but the pandemic situation they had provided 12 months extension due to COVID. उन्होंने इसके लिए एक्सटेंशन दिया था, लेटर ऑन 6 मंथ उन्होंने और एक्सटेंड किया। फिर 1 साल बिल्डर को एक्सटेंशन मिल सकता है मैक्सिमम, 1 साल का बिल्डर के लिए एक्सटेंशन होता है। अगर रेरा में 5 इयर्स किया जस्ट ऑफ एनी रीजन इफ ही डिलेड तो उसको 12 मंथ का मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलता है। और जो 18 मंथ का रिटर्न ऑन जो एक्सटेंशन दिया गया 15 मंथ का, वो सिर्फ पेंडेमिक सिचुएशन कोविड के कारण दिया गया। और इसके 12 महीने के बाद एक एक्सटेंशन के बाद दूसरा एक्सटेंशन अब गवर्नमेंट नहीं देती है। तो मैक्सिमम 27 मंथ पेंडेमिक सिचुएशन के कारण दिया गया था। अब 1 साल से ज्यादा बिल्डर को एक्सटेंशन नहीं है। इफ बिल्डर डिलेड, अगर 1 साल से भी ज्यादा डिले करता है तो उसके लिए उन्होंने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन 8 ए बना के अपार्टमेंट ऑफ अलॉटी करके ही। नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आवाज तो तैयार हो गया है लेकिन अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। सर अलॉटमेंट द डिले इज वो बिल्डर के एंड से होता है। रीजन क्या है, उसने अपनी अथॉरिटीज को फुल पेमेंट नहीं किया है, उसको सारी एनओसी नहीं आई है। क्योंकि बिल्डर कई बार अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता है, आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता है, मगर इंफ्रा डेवलप नहीं करता है। और अथॉरिटीज लाइक फायर एनओसीज, एनवायरमेंट एनओसी, सब एनओसीज, जैसे अभी सर ने बताया कि काफी एनओसीज लेनी पड़ती हैं बिल्डर्स को, उसके बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फायर टेक लॉट ऑफ टाइम्स। उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत फोकस होना चाहिए कि बिल्डर्स इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग एंड वो उसका बड़ा फास्ट नॉर्म्स होना चाहिए। हर एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज की टाइमलाइन होनी चाहिए कि कितने टाइमलाइन में इसको, अगर इफ बिल्डर सबमिटेड द डिटेल्स तो इतने टाइमलाइन में एनी हाउ इन्हें अप्रूव करना है। गवर्नमेंट बॉडीज की भी कई डिफाइन करनी पड़ेगी कि इनकी टाइमलाइन होनी चाहिए, टैट होना चाहिए कि अभी आप कस्टमर्स if we have one project in Lucknow, we had submitted all the documents, NOC and OC for OC, but like 5 months we are suffering for the NOC of fire. So everything is ready, but we depend on the authorities. They give the approval. Sometimes the government change, the concerned person transferred. So this is the lot of problem we face. It's not like that every fault is builder, but somewhere the fault is builder also. They complete the structure but they not develop the infra, basic amenities like fires, development, and the lift not provided. So customer think everything is ready but we are not getting the possession. So that is also considered in timeline of the like RERA thinks कि आपने OC apply कर दिया, that is your job is over. So they the RERA timeline, in the RERA timeline they provide the OC कि हम स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं, वो OC के लिए अप्लाई करते हैं तो RERA की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। तो बिल्डर्स को ये बहुत बहुत धन्यवाद श्री धन्यवाद नॉर्म्स के लिए उसको कम्युनिटीज डेवलप करेंगे तब तक आपका प्रोजेक्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये सब चीजें कर रहे हैं और ये धीरे डे बाय डे जो बिल्डर्स की एज वेल एज कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कंसीडर करके डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि इम्प्रूव नहीं हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद जी सौरभ जी, धन्यवाद। बड़ा लंबा अच्छा सौरभ भाई, one quick question. Yes sir. One quick question. You see, why shouldn't we bring a law in the country? Sorry sir. कोई भी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन ही बिके, क्यों नहीं प्रॉपर्टी बन जाए, फिर हम चॉइस, हम आपको अपना उदाहरण देते हैं। अभी तक हम जितने प्रॉपर्टी में मूव किए हैं जहां पर हम
अपना निवास बनाए हैं, हम उस प्रॉपर्टी पे गए हैं, जैसे डीएलएफ से हम शुरू किए गुड़गांव में, उनका रेडी प्रॉपर्टी था, हम नेगोशिएट किए, लोन लिए और मूव किए तुरंत। विद इन 48 hours I moved into the house and I became an owner. Why shouldn't we bring a law in India where nobody should be sold houses if it is not ready to move in, with all the clearances, all the documentation, everything is put transparently to the buyer, and the buyer takes a decision which house to buy and where to buy, and moves in with his money taken from either the bank or his own or any financial other institutions promoting housing. Is that a good suggestion or not? I want your reaction. Sir, I give you my answer. According to that, फिर मैं अगर कॉर्पोरेट से, मैं आज की डेट में, क्योंकि फाइनेंशियल्स आपके विजन बड़े हैं मगर आपको फाइनेंशियल्स के लिए चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती कि आपको फाइनेंशियल्स क्लियर करे, क्योंकि आज की डेट में अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, अगर 100 फ्लैट्स में अगर बना रहा हूं तो नियर द अबाउट द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कॉस्ट कम्स 50 CR अप्रोक्स। तो 50 CR का अगर सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट करें, बैंकिंग इतना सपोर्ट करता नहीं है बिल्डर्स को, कि क्योंकि बिल्डर्स को पहले ही वो ब्लैकलिस्ट लॉबी में गिनता है और इतना बैंकिंग सपोर्ट नहीं करता है। कस्टमर, दे प्रोवाइड लोन टू द कस्टमर प्रोफाइल, नॉट द बिल्डर प्रोफाइल। सो अगर हम लाइक इफ आई टॉक अबाउट कोई मैं एक अलग एग्जांपल लूंगा कि बीटेक करा हुआ कोई बच्चा, अगर हम एक्सपीरियंस ही सारे बंदे लेंगे तो कभी कोई बंदा एक्सपीरियंस ही नहीं ले पाएगा, फ्रेशर्स को कभी जॉब नहीं मिलेगा। तो हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई छोटा बिल्डर अपने को इस्टेब्लिश करना चाहता है तो वो अपनी कैपेसिटी के कुछ मल्टीपल टाइम ही प्रोजेक्ट्स को डेवलप करे, धीरे धीरे ग्रो अप करे। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसकी कैपेसिटी 10 CR की है वो 500 CR का प्रोजेक्ट लेके आए। द चैलेंजेस इज मार्केट में आज की डेट में अथॉरिटीज जैसे ग्रेटर नोएडा में है, अथॉरिटीज अपने बिल्डर्स को प्लॉट्स अवेलेबल करती हैं, 10% देके बिल्डर्स उसको ब्लॉक कर देते हैं, उस पर प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं। इनिशियल जब नोएडा एक्सटेंशन डेवलप हुआ था, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ऐसे ही डेवलप हुआ था। उसमें छोटे छोटे बिल्डर्स आए, उन्होंने बिल्डर्स ने प्लॉट एलोकेट किए और अपने नाम से प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अटक गए क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी थी वो उस प्रोजेक्ट को करने की नहीं थी। तो इसलिए अब बिल्डर्स की प्रोफाइल भी देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली उनको एक लैंड एलोकेट होती है। अगर अथॉरिटीज की बात करें, अगर आप लोकल बॉडीज से, जैसे कई जगह फ्री होल्ड लैंड है, या फ्री होल्ड लैंड लेते हैं और उसको डेवलप करके लोकल अथॉरिटी से पास करा के उसे डेवलप करते हैं, तो उसमें चैलेंजेस आते हैं कि बिल्डर की कैपेसिटी नहीं होती और उस प्रोजेक्ट को बिल्डर लेके आता है। तो ये हमें my proposal was, if we bring a law, then naturally processes and systems will become more transparent and more doable. You know, if you are saying that the banks are not giving finance and they are giving to individuals, then banks should also be made mandatory that they have to spend X amount of money for housing purposes, like it has been promoted by Prime Minister Awas Yojana. So like that, the government is also giving subsidy from the taxpayers' money to encourage housing. So when we bring a law, then naturally everything will fall in place. So why don't we demand that there should be a law brought about which will encourage more and more entrepreneurs to come into housing, because they will be able to get the finance which is required, and at the same time make it affordable, and then make it available to the citizens who want to go for their housing. That's all I wanted to know from you. Is it possible? True, you are very right. अगर गवर्नमेंट्स को कुछ स्कीम्स लानी चाहिए, जैसे अफोर्डेबल में गवर्नमेंट काफी सब्सिडीज बिल्डर्स को भी प्रोवाइड कर रही है, लैंड्स कम कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रही है, ये सब चीजें कर रही है गवर्नमेंट्स, और उनको कंस्ट्रक्शंस में भी काफी बेनिफिट्स दे रही है। ऐसे ही गवर्नमेंट्स कुछ स्कीम्स लेके आए, जैसे आज की डेट में हम अपने प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमारे प्रोजेक्ट में वी हैव सम प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली NCR। उसमें हमने कई बैंकिंग सेक्टर से पहले हमने सोचा इसको डेवलप किया जाए, फिर इसको सेल आउट किया जाए। जैसे रेडी टू मूव आप कह रहे हैं, वही हमारा मोटिव है, क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी करने से बिल्डर्स को थोड़ा सा एडवांटेजेस ये रहता है कि बैंक इंटरेस्ट को हिट लेके वो आज अगर रेडी टू मूव करता है तो उसको ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, कस्टमर का ट्रस्ट जनरेट होता है। तो ये चीजें हमें
हम खुद अपने प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं कि हम कस्टमर्स को सेल आउट ना करके फर्स्ट वी हैव टू डिलीवर इट, देन वी विल सेल इट, so we can get easily good price in selling price, as well as if we take the some interest, bank interest in making the house, so that will be recovered in very soon. So this our motive also. So and governments ko bhi Uday Manna ji, I request you that kindly RJS ke is positive media ke madhyam se you please put a demand in your press release and other communication to the government that we demand a new law which will make it mandatory for citizens to only move into ready to move in apartments rather than having apartments which are under construction or under a proposal, and bring in a law which will allow people to get affordable housing in a ready to move in manner. Let's promote that through our RJS Parivar initiative. Sure. Good. ओके सर, ओके सर, थैंक यू। और अब समय पार कर रहा है, उस समय हम लोग जा रहे हैं जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के 74वें RJS भारत उदय यात्रा कार्यक्रम का विषय था सबके लिए किफायती घर, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। आप सभी गेस्ट का, पार्टिसिपेंट का जो हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं मन्ना जी का और प्रोफेसर विजान कुमार मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और RJS राष्ट्रीय संयोजक की तरफ से भी सौरभ शर्मा जी का, इस तरह से आपने सपोर्ट किया है। सौरभ शर्मा जी डायरेक्टर हैं। मैं धन्यवाद करूंगा। चाहूंगा एक बार जी मन्ना जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक ऐसे इवेंट में जोड़ने के लिए मैं थोड़ा लेट हुआ, आपके 74th एडिशन में ऐड हुआ मैं, तो फिर मुझे मौका मिला। अगर मैं चाहूंगा कि आपकी जो विजन है, आपका जो मोटिव है वो पूरा कंप्लीट, और मैं हर पार्ट में आगे फ्यूचर में आपसे जुड़ा रहूं, मुझे मौका मिले। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सब गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूं कि ये पॉइंट बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हर एक को डिस्कस किया गया। प्रॉपर्टी आज की डेट में हर एक का ड्रीम होता है कि हमारा अपना रहने के लिए अपना घर हो। उस पॉइंट को मन्ना जी ने आज शुरू किया, और मैं सोचता हूं कि फ्यूचर में भी ऐसे पॉइंट हमें उठने चाहिए जिसमें एंड यूजर का बेनिफिट हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव इंडिया के लिए पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग जुड़े रहें और पॉजिटिव हम सोचें। कोई भी चीजें जब तक मन से हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक आगे मूव नहीं होगी। और ये बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम है मन्ना जी, आप बड़े दिल से, मुझे अच्छा लगा कि मैं इससे जुड़ा, और आगे फ्यूचर में आप मुझे जोड़े रखे, मैं आशा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जय, थैंक यू सौरभ जी। और बिजॉन मिश्रा जी का तो जवाब नहीं, RJS एडवाइजर हैं, तो उनके एडवाइस से ही ये वृक्ष जो है, पौधा से तो वृक्ष बन चुका है, लेकिन अब बट वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और साथ ही डॉक्टर रंजीत मेहता जी का मैं बड़ा आभारी हूँ, और उनके दोस्त अतुल ठाकुर जी जो कि PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं। ये सब पॉजिटिव लोग हैं। और RJS फैमिली में पता नहीं क्या हम लोगों ने हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों और अपने परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि दी है। ये एक मिशन है, और इस मिशन के साथ जो है सभी लोग जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर रंजीत मेहता जी के आने से भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। रंजीत बनर्जी जी, वेरी पॉजिटिव पर्सन। ये मैं संदेश पूरे देश को देना चाहता हूँ कि हमारे एक से एक विभूति भरे पड़े हैं, और RJS में उन विभूतियों को लाकर एक ऐसा माला पिरोया जा रहा है कि एक बार आने के बाद, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे डॉक्टर कर्ण सिंह जी हो, चाहे डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक जी हो, ये सब लोग, चाहे पद्मश्री से सम्मानित कई लोग हों, चाहे IAS के टॉपर शुभम कुमार जी हों, या IAS नितिन शाक्य जी हों, चाहे अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड सेक्रेटरी जो रही हैं समाज कल्याण विभाग की IAS डॉक्टर रश्मि सिन्हा जी,
ये एक परिवार बनता जा रहा है और 7 अगस्त को सभी लोगों को आमंत्रण जाएगा, क्योंकि एक सकारात्मक भारत आंदोलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम जय हिंद जय भारत अगस्त के महीने में होगा और ये देश को सकारात्मक भारत बनाने के दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो और ढेर सारे जो अलग अलग राज्यों के महापुरुष हैं वो आपको एक मंच पे दिखें, जो एक परिवार की तरह आपको लगेंगे। चाहे आज श्रद्धांजलि दी गई राम प्रसाद बिस्मिल जी को, संत कबीर जी को, चाहे नरसिंह मेहता जी को। नरसिंह मेहता जी के बारे में बहुत से लोगों से चर्चा हुई, लोगों को नहीं पता है कि गांधी जी का जो प्रिय भजन है वो नरसिंह मेहता जी ने लिखा है। तो आरजेएस इस तरह से चीजें लाकर सामने ला रहा है और आगे हम लोग आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी के दोस्त स्वर्गीय गौतम रावत जी को लेकर भी कुछ आगे हम लोग करेंगे, क्योंकि आरजेएस फैमिली जिंदगी के साथ भी है। जो आप स्लोगन सुनते हैं उसको चरित्र में संस्थाओं को अपनाना चाहिए। स्लोगन न रहे बल्कि चरित्र में आए, तो यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। और अगले रविवार आपके सेहत के लिए हम लोग फिक्रमंद हैं, इसलिए विश्व योग दिवस पर भी हम लोग 21 जून के उपलक्ष्य में हम लोग 19, क्योंकि हर रविवार आरजेएस वेबिनार हो रहा है, तो 19 जून को हम लोग विश्व योग दिवस पर, और खास करके जो खान पान है, हमें पता नहीं है कि किस चीज को खाने से नुकसान हो सकता है और कौन सा चीज कब खाना चाहिए, किस मौसम में खाना चाहिए, और हमारा शरीर जो है किस तरह से भारतीय चिकित्सा पद्धति के हिसाब से इलाज जो है वो बेहतर कर सकता है। तो इसी को लेकर हम लोग 19 जून को उपस्थित होंगे 11 से 12:30 लगभग, और कार्यक्रम चलता रहेगा। अगले महीने बिहार की फिर यात्रा होगी, तो जो लोग बिहार से जुड़े हुए हैं वो इस यात्रा में मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि उस यात्रा को एक अंजाम दिए। और हम लोग बिहार में एक फेस्टिवल करेंगे, सकारात्मक भारत महोत्सव करेंगे, आजादी की अमृत गाथा का फेस्टिवल करेंगे वहां पर, जहां पर कि आरजेएस से जुड़े हुए लोग एक ही जगह एक दिन उपस्थित हो जाएं, तो एनर्जी भी बचेगी। पिछली बार हम लोग जाकर बैठकें किए थे, उनके पास जाकर बैठकें किए थे। तो फेस्टिवल करने से आरजेएस फैमिली के जो लोग हैं वो पटना की राजधानी में आ जाएंगे और उस फेस्टिवल को सफल बनाएंगे। ये जुलाई महीने की योजना है। 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक की ये यात्रा होगी और उसमें आप सभी बिहार पटना के रहने वाले लोग, बिहार के मंत्री को भी बुलाया जाएगा। बिहार में हम लोग सम्राट चौधरी जी को बुलाए थे, पंचायती राज मंत्री, और बड़ा ही सफल कार्यक्रम हुआ था। और सभी मंत्रियों को, सरकार को, समाज को एक साथ सकारात्मक भारत आंदोलन, आप लोगों के सहयोग और समर्थन की सदा जरूरत रहेगी। आप लोग मार्गदर्शन करें और इसको अपना परिवार मानकर, एक्सटेंडेड फैमिली मानकर, अपने जन्मदिन, अपने शादी के समारोह या और भी कोई इवेंट जो पारिवारिक है उसको हम लोग सामाजिक संदेश देने वाला बनाएंगे। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो चलिए, सौरभ शर्मा जी आज के को ऑर्गेनाइजर, ऑक्सबिल्ट इंफ्राटेक, इस तरह के और भी लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। आप लोग हर रविवार आरजेएस वेबिनार अपना समय जरूर दें और इसको अफोर्डेबल हाउसिंग पे विषय लेकर अगला कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोग जो जुड़े और चंद्रजीत बनर्जी जी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए, गेट वेल सून सर। आप जिस हॉस्पिटल में भी हैं, लेकिन आप जल्द स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि हम लोग चाहेंगे आपको सुनना। यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन। आप इस बार जुड़े नहीं, लेकिन आपकी आवाज ही पहचान है। हम लोगों ने आपकी आवाज को सुना है। आपके दिल के आवाज जो है वो इस प्रेस रिलीज में शामिल की जाएगी। और इसी के साथ मैं सभी लोगों को, जो लोग भी यहाँ पर आए, प्रतिभागी आए, बहुत सारे लोग हैं आरजेएस फैमिली के, इसको सफल कराए। और अब जो है हम जय हिंद जय भारत करते हुए इसको संपन्न करते हैं। जय हिंद जय भारत। जय हिंद। जय हिंद जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए।
सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं।